नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जय हिंद बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में कृषि विभाग का देश के कुल GDP में 18% हिस्सेदारी है और ये सेक्टर GDP के हिस्सेदारी के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत का कृषि क्षेत्र हमारे देश के 50% लोगों को रोजगार देता है। देश के GDP में हमारे अन्नदाता किसानों की इतनी बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद ऐसा बहुत कम बार देखा जाता है कि हमारे किसान भाई बंधुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय हो। फिलहाल किसानों से जुड़े हुए 3 कानून जो बिल के रूप में मोदी सरकार ने कानून बनाने के लिए संसद में सितंबर का आखिरी हफ्ते में पेश किए थे, वो तीनों कृषि बिल मोदी सरकार ने विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद पहले 17 सितंबर को लोकसभा से और फिर 20 सितंबर को राज्यसभा से पास करवा लिया। इसके बाद मोदी सरकार ने देश के दोनों सदनों से पास हुए कृषि बिल को देश के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा और राष्ट्रपति ने बिल पर हस्ताक्षर करके अपनी संवैधानिक मंजूरी भी दे दी। इसके बाद ये तीनों कृषि बिल पूर्ण रूप से देश के लिए कृषि कानून बन चुके हैं। ये तीनों कृषि कानून फिलहाल पूरे देश में चर्चा के केंद्र में हैं, खास तौर से तब जब मोदी सरकार के एक मंत्री ने इन तीनों कृषि कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये तीनों कृषि कानून क्या है, मोदी सरकार ये तीनों कृषि कानून बनने से पहले इसके लिए अध्यादेश कब लाई थी, मोदी सरकार के मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया और इस पर पूरे देश में हमारे अन्नदाता किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये जो तीनों कृषि बिल थे जो अब कृषि कानून में तब्दील हो चुके हैं। सबसे पहले मोदी सरकार ने 5 जून को जब पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था तो उस समय सरकार ये तीनों कृषि बिल को अध्यादेश के रूप में लेकर आई थी। अध्यादेश क्या होता है मैं आपको संक्षेप रूप में बता देता हूँ। सरकार को लगे कि कोई कानून लाना जरूरी है जिससे लोगों को फायदा होगा और उस समय संसद का सत्र न चल रहा हो तो सरकार को अधिकार है कि वो अध्यादेश ला सकती है, लेकिन याद रहे कि ये अध्यादेश अगले 6 महीने के लिए ही वैलिड रहता है और इस बीच जो भी संसद का सत्र आएगा उसमें इस अध्यादेश को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाकर कानून बनवाना पड़ता है। संसद सत्र के अलावा कोई इमरजेंसी में या आपातकाल स्थिति में सरकार जब कोई कानून लाती है तो अध्यादेश के रूप में लाती है। जब वो संसद में पेश होता है तो बिल के रूप में पेश होता है और जब वह बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति पास हुए बिल पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह देश का कानून बन जाता है। हरसिमरत कौर बादल जो कि मोदी सरकार 2 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की कैबिनेट मंत्री थी, उन्होंने इन तीनों कृषि कानून के विरोध में मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर शिरोमणि अकाली दल की नेता हैं। वो फिलहाल भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। वह सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है। सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का बहुत पुराना साथी है। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार इन तीनों कृषि कानून के समर्थन में इसके फायदे गिनवा रही है। केंद्र सरकार इसे देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम बता रही है और वहीं दूसरी तरफ पूरे देश के किसान इसके विरोध में प्रदर्शन और रैलियां कर रहे हैं। देश की तमाम विपक्षी पार्टियां किसानों के विरोध प्रदर्शन का खुला समर्थन कर रही है। सबसे ज़्यादा किसानों का विरोध प्रदर्शन देश के कुछ राज्यों में हो रहा है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, क्योंकि देश के किसानों की सबसे ज़्यादा आबादी इन 4-5 राज्यों में है। वैसे किसानों की आबादी हमारे देश के सभी राज्यों में है। हरियाणा में इन तीनों कृषि कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ। पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शन का असर इतना ज़्यादा हुआ कि पंजाब की विधानसभा ने बाकायदा इन तीनों कृषि कानून के खिलाफ अपने यहाँ रिजोल्यूशन भी पास किया है। ये तीनों कृषि कानून कौन कौन सी हैं, ये तीनों कृषि कानून के बारे में बारी बारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। इनमें से जो पहला कानून है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इस कानून के बारे में सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को आसानी से बेच सकते हैं। दरअसल इस कानून के जरिए किसान अपनी फसल को राज्य सरकार की मंडियों के बाहर बिना कोई टैक्स या कर दिए अपने मुताबिक मनचाही जगह पर बेच सकते हैं। किसानों की फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। निजी खरीदारों से अपनी फसल की बिक्री पर किसान पहले से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी किसानों के साथ किसी भी तरह का दखलंदाजी नहीं कर सकता है। हमारे देश में अभी तक किसानों की फसल को बेचने की व्यवस्था ये थी कि जो एपीएमसी मंडियाँ होती थी, जहाँ पर किसान अपनी उपज बेचते थे और खरीदार खरीदते थे, वहाँ पर किसानों को कुछ टैक्स लगता था। जैसे अगर हम पंजाब का उदाहरण लें तो वहाँ किसानों को अपनी फसल की बिक्री पर 9% टैक्स देना पड़ता था, जिसमें से मंडी टैक्स 6.5% और 2.5% चार्ज आढ़तियों का होता था। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आज़ादी मिलेगी, जिससे किसानों के बीच अच्छा माहौल पैदा होगा और किसानों को बेहतर दाम भी मिलेगा। इस कानून के जरिए सरकार एक देश एक बाजार की नीति की बात कर रही है। सरकार का कहना है कि इस कानून से कृषि उपज विपणन समितियों एपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन आशंकाओं के बारे में जो किसानों के दिल में बैठा हुआ है और जिन आशंकाओं को लेकर किसान डरे हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद बेच सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में इसका क्या असर होगा। यही खुली छूट आने वाले वक्त में एपीएमसी मंडियों की प्रासंगिकता को खत्म कर देगी। एपीएमसी मंडी के बाहर नए बाजार पर पाबंदियां नहीं है और न ही कोई निगरानी। सरकार को अब बाजार में कारोबारियों के लेन देन, कीमत और खरीद की मात्रा की जानकारी नहीं होगी। इससे खुद सरकार का नुकसान है कि वह बाजार में दखल करने के लिए कभी भी जरूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगी। इस कानून से एक बाजार की परिकल्पना भी झूठी बताई जा रही है। यह कानून तो दो बाजारों की परिकल्पना को जन्म देगा, एक एपीएमसी बाजार और दूसरा खुला बाजार। दोनों के अपने नियम होंगे। खुला बाजार टैक्स के दायरे से बाहर होगा। सरकार कह रही है कि हम मंडियों में सुधार के लिए यह कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कानून में कहीं भी मंडियों की समस्याओं के सुधार का जिक्र तक नहीं है। यह तर्क और तथ्य बिल्कुल सही है कि मंडी में 5 आढ़ती मिलकर किसान की फसल तय करते थे, किसानों को परेशानी होती थी, लेकिन कानूनों में कहीं भी इस व्यवस्था को तो ठीक करने की बात ही नहीं कही गई है। मंडी व्यवस्था में कमियां थी, बिल्कुल ठीक तर्क है। किसान भी कह रहे हैं कि कमियां है तो ठीक कीजिए। मंडियों में किसान इंतजार इसलिए भी करता है क्योंकि पर्याप्त संख्या में मंडियां नहीं है। आप नई मंडियां बनाएं। नियम के अनुसार हर 5 किलोमीटर के रेडियस में एक मंडी। अभी वर्तमान में देश में कुल 7,000 मंडियां हैं, लेकिन जरूरत 42,000 मंडियों की है। आप इनका निर्माण करें। कम से कम हर किसान की पहुंच तक एक मंडी तो बना दे। संसद में भी तो लाखों कमियां हैं। क्या सुधार के नाम पर वहां भी एक समानांतर निजी संसद बनाई जा सकती है? फिर किसानों के साथ क्यों? किसानों का कहना है कि आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार का हवाला कर रही है। हाल ही में देश के बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने के लिए कंपनियों का अधिग्रहण किया है। सबको पता है कि पूंजी से भरे ये लोग एक समानांतर मजबूत बाजार खड़ा कर देंगे। बची हुई मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म होने लगेंगी, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे बीएसएनएल समाप्त हो गई। इसके साथ ही एमएसपी की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कारण है कि मंडियां ही एमएसपी को सुनिश्चित करती हैं। फिर किसान औने पौने दाम पर फसल बेचेगा। सरकार बंधन से मुक्त हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे बिहार की सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। वर्ष 2020 में बिहार में गेहूं के कुल उत्पादन का 1% ही सरकारी खरीद हो पाई। बिहार में यही एपीएमसी कानून तो 2006 में ही खत्म किया गया था। सबसे कम कृषि आय वाले राज्य में आज बिहार अग्रणी है, लेकिन आज यही कानून पूरे देश के लिए क्रांतिकारी बताया जा रहा है। कोई एक सफल उदाहरण नहीं है जहाँ खुले बाजारों ने किसानों को अमीर बनाया हो। अब बात करते हैं दूसरे कानून की, जो है दी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020। इस कानून के संदर्भ में सरकार का कहना है कि वह किसानों और निजी कंपनियों के बीच में समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है। इसे सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। यह तो किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की शुरुआत जैसी है। चलिए हम मान लेते हैं कि देश के कुछ किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहते हैं, लेकिन कानून में किसानों को दोयम दर्जे का बनाकर रख दिया गया है। सबसे अधिक कमजोर तो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और ठेकेदार के बीच में विवाद निस्तारण के संदर्भ में है। विवाद की स्थिति में जो निस्तारण समिति बनेगी उसमें दोनों पक्षों के लोगों को रखा जाएगा, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पूंजी से भरा हुआ इंसान उस समिति में महंगा से महंगा वकील बैठा सकता है।
और फिर किसान उसे जवाब नहीं दे पाएगा। इस देश का अधिकतर किसान तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भी नहीं पाएंगे। अब देखना ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इस सिस्टम के लिए हमारा किसान भाई कितना समर्थ है। कानून के अनुसार पहले विवाद कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ 30 दिन के अंदर किसान निपटाए, और अगर नहीं हुआ तो देश की ब्यूरोक्रेसी में न्याय के लिए जाए। नहीं हुआ तो फिर 30 दिन के लिए एक ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो। हर जगह एसडीएम अधिकारी मौजूद रहेंगे। धारा 19 में किसान को सिविल कोर्ट का अधिकार से भी वंचित रखा गया है। कौन किसान चाहेगा कि वो महीनों लगाकर सही दाम हासिल करे? वह तहसील जाने से ही घबराते हैं। उन्हें तो अगली फसल की ही चिंता होगी। इसके ठीक उलट सरकार का कहना है कि इससे खेती का जोखिम कम होगा और किसानों की आय में सुधार होगा। समानता के आधार पर किसान प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम होगा। किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंच सुनिश्चित होगी। मतलब यह है कि इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां किसी खास उत्पाद के लिए किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसका दाम पहले से तय हो जाएगा। इससे अच्छा दाम न मिलने की समस्या खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे कृषि कानून की, जो है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। यह न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। अब कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी। सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ है। खुली छूट यह तो जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी मान्यता देने जैसा है। सरकार कानून में साफ लिखती है कि वह सिर्फ युद्ध या भूखमरी या किसी बहुत विषम परिस्थिति में रेगुलेट करेगी। किसानों का कहना है कि इस एक्ट में संशोधन बड़ी कंपनियों और बड़े व्यापारियों के हित में किया गया है। ये कंपनियां और सुपरमार्केट सस्ते दाम पर उपज खरीदकर अपने बड़े बड़े गोदामों में उसका भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 से सामान्य किसानों को एक फायदा नहीं है। इस देश के किसान गोदाम बनवा कर नहीं रखते हैं कि सही दाम तक इंतजार कर सकेंगे। सरकारों ने भी इतने गोदाम नहीं बनवाए हैं। किसानों को अगली फसल की चिंता होती है तो जो बाजार में दाम चल रहा होगा उस पर बेच आएंगे, लेकिन फायदा उन पूंजीपतियों को जरूर हो जाएगा जिनके पास भंडारण व्यवस्था बनाने के लिए एक बड़ी पूंजी उपलब्ध है। वे अब आसानी से सस्ती उपज खरीद कर स्टोर करेंगे और जब दाम आसमान छूने लगेंगे तो बाजार में बेचकर लाभ कमाएंगे। इसके ठीक विपरीत सरकार का दावा यह है कि देश में ज़्यादातर कृषि उत्पाद सरप्लस है। इसके बावजूद कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग के अभाव में किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम की तलवार लटकती रहती थी। ऐसे में जब भी जल्दी खराब हो जाने वाली कृषि उपज की बम्पर पैदावार होती थी, किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अनाज, खाद, तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू आदि को इस एक्ट से बाहर किया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा इन कृषि उत्पादों की एक लिमिट से अधिक स्टोरेज पर लगी रोक हट गई है। जब सरकार को जरूरत महसूस होगी तो फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर देगी। दरअसल आवश्यक वस्तु कानून पहली बार 1955 में बनी थी, जिसमें मोदी सरकार ने संशोधन कर इसे आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 का नाम दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि यह कानून 1955 में क्यों बनाई गई थी। इसकी कारण ये थी कि पहले व्यापारी किसानों से उनकी उपज को औने पौने दाम में खरीद कर पहले उसका भंडारण कर लेते थे, बाद में उसकी कमी बताकर कालाबाजारी करते थे। उसे रोकने के लिए ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक थी। लेकिन अब इसमें संशोधन करके मोदी सरकार ने उन्हें कालाबाजारी करने की खुली छूट दे दी है। सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर चुकी है। यह देश के 14 करोड़ कृषि परिवारों का सवाल है। संता कुमार समिति कहती है कि महज 6% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं, बाकी 94% बाजार और बिचौलियों पर ही निर्भर रहते हैं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र आय असमानता को सबसे अधिक देख रहा है, इसलिए किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिए जाने की जरूरत है। कोई उनकी फसल उससे नीचे दाम पर न खरीदे। अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो और सरकार या संबंधित व्यक्ति उसकी क्षतिपूर्ति करे। यह कितना विचारणीय विषय है कि जो किसान देश के 130 करोड़ आबादी का पेट भर रहा है, आज वो अपनी उपज का सही दाम भी हासिल नहीं कर पाता है। किसानों का कहना है कि सरकार झूठ बोल रही है कि हमने तीनों कानूनों को लाने की मांग की थी। देश के किसी किसान या किसान संगठन ने कभी ऐसे कानूनों की मांग नहीं की थी। किसान और कृषि संगठनों की मांग हमेशा एमएसपी और उसका सीटू के आधार पर निर्धारण, कर्ज मुक्त किसान और 100% फसल खरीद की रही है। यह कानून सिर्फ किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। यह एक संवैधानिक प्रश्न भी है। कारण है कि कृषि राज्य और केंद्र दोनों का विषय है और यह समवर्ती सूची में आता है। एपीएमसी कानून को पारित करना राज्यों का अधिकार है, इसलिए यह कानून तो असंवैधानिक भी हो सकता है।
ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर संघवाद को कमजोर करने वाला कानून है। सरकार बाजार आधारित कृषि के लिए काम कर रही है, न कि देश के 14 करोड़ किसान परिवारों के लिए। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि सरकार किसानों की मांग को लेकर गंभीर और संवेदनशील बने, किसान संगठनों के अंदर फूट डालने की कोशिश ना करे और किसानों के हित में निस्वार्थ भाव से काम करे। किसानों की जो भी मांग है, सरकार सच्चे दिल से उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।